मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय दौसा। स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंतर्गत हम अध्याय 2 के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। एक दल के प्रभुत्व के का दौर के अंतर्गत हम एक वीडियो पूर्व में जारी कर चुके हैं। आज हम यहाँ दूसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत आज हम शुरुआत करेंगे कांग्रेस एक सामाजिक विचारात्मक के रूप में, अर्थात हमने ये पहले जानकारी प्राप्त कर ली है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 में उस वक्त हुआ था जब नवशिक्षित कामकाज और व्यापारिक वर्ग का एक हित समूह था। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया और हर जगह कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। और शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजी दा अंगड़ जाति, उछले मध्यम और शहरी जन का बोलबाला था। लेकिन जब हमारे भारत में सह बिना अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए गए तो उसका सामाजिक आधार बढ़ा और कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूह को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर के बारिंदे और गांव के निवासी और मजदूर, निम्न और मध्यम तथा उच्च वर्ग तथा जाति सभी को इसमें स्थान मिला, जिससे धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व वर्ग का विस्तार हुआ और अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रही। खेती के किसानों तक कांग्रेस के साथ में वो लोग जुड़ गए थे और आज़ादी के समय कांग्रेस के एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की जो शक्ल अख्तियार कर चुकी थी, वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदे हो रही थी। इससे कांग्रेस की पहचान हो गई और किसी भी समूह ने अपनी इस पहचान को कांग्रेस के साथ एक सार नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए और एक व्यक्ति या समूह से कांग्रेस के भीतर ही बने, जिससे कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, ऑब्जेक्टिव और रेडियोक्तिकता के नरमपंथी और दक्षिणपंथी, वामपंथी हर मध्यम वर्ग को उत्साहित किया और कांग्रेस ने इसी प्रकार से अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे, उसी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के परिणाम स्वरूप अनेक संगठनों ने कांग्रेस में रहने की इजाज़त दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप हालांकि इन संगठनों ने पार्टियों को अपने अपने संविधान थे, लेकिन संगठित ढांचा अलग था और विपक्ष दल बने। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूद मतभेद से कांग्रेस पार्टी सुलझन भले ही न पाए, लेकिन वह अपने आप में मिलाए रखने वाली थी और एक आम सहमति कायम कर ली जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसका वर्चस्व रहा। अब अगला हमारा बिंदु है कि विभिन्न प्रकार से जो तालमेल हैं गुटों के अंतर्गत, इन गुटों में किस प्रकार से सहनशीलता की स्थिति आए और गुटों के तालमेल में सहनशीलता, कांग्रेस के गठबंधन स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकतें दी थी। और जो पहली बात तो यह थी कि जो गठबंधन उसे अपने आप में
शामिल कर लेता था। उस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता था और इस मसलन उनमें सुलह समझौते के रास्ते पर जो चलते और सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाइयों में पड़ गया और विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा होती है और विभिन्न समूह की महत्वाकांक्षाओं को भी उसमें समाई जाती है। कांग्रेस ने आज़ादी लड़ाई के दौरान इन दोनों बातों पर अमल किया और आज़ादी मिलने के बाद ही इस बात को उसने अमल में जारी भी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अगर कोई समूह पार्टी के रुख में अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तो पार्टी में ही मना रखते थे और पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझा जाता था। तो पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे और अपने गठबंधनों या समूह के आधार पर सरोकार की वजह से उनके अक्सर गुट बनते थे और उन गुटों के महज परिणाम स्वरूप ही पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की जो भावना काम करती थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनाने के बजाय उसमें ताकत साबित हुई और पार्टी के विभिन्न गुटों की आपसी होड़ की गुंजाइश भी इसमें विभिन्न हितों और विचारधाराओं की नुमाइंद रही। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयाँ भी विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी और ये गुट अलग अलग विचारधारा रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यवर्गीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। दूसरी पार्टी मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीति और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थी, जिससे वास्तविक इस्तेमाल से ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी। और इसके बावजूद भी विपक्षी पार्टी लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और इसी क्रम को प्रभावित करती थी कि गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासन दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार की तरह काम करती थी। राजनीति और कांग्रेस के भीतर भी चलती थी, लेकिन इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा से पहले दशक में कांग्रेस के शासन दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इस कारण भारतीय राजनीति में इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली के नाम से ही जाना जाता है। अब कांग्रेस पार्टी के अंतर के पश्चात अब हमारा जो विपक्षी पार्टियों का उद्भव हुआ वह उद्भव कैसे हुआ, हालांकि ऊपर हमने देखा भी है और इस दौर में विपक्षी पार्टियों ने कई चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने भी आया है कि पार्टियों के नाम से अनेक लोग आए और बहुदलीय लोकतंत्र बनाने वाले देश में अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भारत में बहुविधि जीवन की विभिन्न पार्टियाँ रही। 1952 के आम चुनाव में भी बनी जो पार्टियाँ थी उनमें 60 और 70 के दशक तक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी लगभग सभी गैर कांग्रेसी की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। 1950 के दशक में इस विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभाओं में कहने भर भी प्रतिनिधित्व मिल पाया, फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारे भारतीय शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में अपनी निर्णायक भूमिका रखी है और नीतियों के अंतर्गत भी इन्होंने अपने आप को दलों में कांग्रेस पार्टी की नीति और व्यवहारों को सुचिंतित आलोचना की और इन आलोचनाओं के सिद्धांत के बल पर ही इन्होंने अपने शासन व्यवस्था पर अंकुश रखा। बहुधा इन दलों के कारण ही कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला और इन दलों की लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ही इन्होंने अपनी
विचारधारा को जीवित रखा। ऐसा करने से इन दलों में ने व्यवस्था जन्य रोष को लोकतांत्रिक विरोधी बनाने से रोका और इन दलों के ने ऐसा नेता तैयार किया जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर में अहम भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक भाव भी था, जो वर्तमान की पार्टियों के बीच में हमको ये देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा आपको मैं बात बताऊं कि जब अंतरिम सरकार थी तो मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता भी शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशल पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार भी करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता को सरकार में न्योता भी दिया था। तो और इस तरह उस समय निजी रिश्ते और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद भी लगातार कम होता गया और अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र समावेशी था और उसकी अगुवाई कांग्रेस ने की। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की जो विभिन्न समूह, वर्ग और हितों को लेकर लोग जो आकर्षित थे, उन आकर्षित भावनाओं के तहत ही इस बात का आधार बना और उसी के तहत चलते हुए सामाजिक विचारधारा के रूप में कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरा। और आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने जो अपनी भूमिका निभाई थी, उसी के कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त भी प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को उसके अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता थी। जैसे जैसे घटी वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हो गया। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा और इस किताब में हम आगे जब चलेंगे तो वहाँ देश की राजनीति के अन्य दौरों के बारे में भी पढ़ेंगे और उन्हीं के बाद में हमें यह जानकारी प्राप्त होगी कि कांग्रेस और अन्य दलों में क्या फ़र्क रहता था।